बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग यह भाग जो है यह वास्तव में जीव विज्ञान का ही भाग है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की दुनिया जो हमें जाननी चाहिए थी, जिसको हमने छोड़ा था, जो बीमारी से संबंधित पूछ देता है, किसके काटने से कौन सी बीमारी होती है, कैसे होती है, इसका इलाज क्या है, बहुत सारी बीमारियों से जुड़ा एक दो प्रश्न इसका आता है। ठीक है ना, तो उस पर समझ लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों की दुनिया, इसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं वह 5 समूहों में विभाजित किए गए। ठीक है, जिसमें कुछ जीवों को जीवाणु कहा गया है, कुछ को विषाणु कहा गया है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इसे विशेष युक्ति सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा और भी सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अभी हम बहुत बड़े वैश्विक महामारी से गुजरे हैं, जिसका नाम क्या था, कोरोना वैश्विक महामारी। तो कोरोना वैश्विक महामारी आपसे पूछा जा सकता है, कारण क्या है, क्योंकि बच्चे को यह ज्ञान है, जब वह बच्चा इतना समय बिताया है तो उसको जरूर पता होगा कि कोरोना एक क्या है, वायरस जनित बीमारी थी। क्या थी बेटा, इसीलिए कोरोना के नाम के पीछे क्या लिखा जाता है, कोरोना वायरस। क्या था, और डिस्कस कर दिया, लिखे नहीं है, लेकिन पूछ देगा कि कोरोना किस प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, फंगस है, तो क्या है। तो याद रखना, इंग्लिश में इसको बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु को, विषाणु को वायरस कहते हैं, शैवाल को एल्गी कहते हैं, और कवक को फंगी या फंगस, और 5वां जो है वो है प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ। दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो ये 5 समूहों में बांटा गया है। अब यहां पर हम कुछ लिख दिए हैं, आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देता है हैजा वास्तव में क्या है, हैजा किस प्रकार की बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है कि जीवाणुओं के द्वारा होती है, विषाणु जनित है, या कवक जनित है, या प्रोटोजोआ जनित है। ठीक है, इस प्रकार के भी सवाल ऐसे ही आएंगे। कह देगा कि हैजा, निम्न में से हैजा है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, या प्रोटोजोआ जनित, या कवक जनित। तो क्या लिखोगे, जीवाणु जनित रोग है, मतलब जीवाणु जनित मतलब जीवाणु के द्वारा ही ये क्या हुई है, फैली है। तो याद रखिएगा, ऐसे लिख दिए हैं लाइन से, थोड़ा इसको समझ लीजिए। हैजा बैक्टीरियल इंफेक्शन है, टाइफाइड बैक्टीरियल इंफेक्शन है, टिटनेस बैक्टीरियल इंफेक्शन है, टीबी बैक्टीरियल इंफेक्शन है, प्लेग जो पहले के समय में बहुत ज्यादा होता था, प्लेग। ठीक है बेटा, वायरस से संबंधित समझ लेते हैं। सबसे खतरनाक बीमारी होती है वायरस, वायरस जनित बीमारी सबसे खतरनाक होती है, याद रखना। जीवाणु जनित बीमारी अक्सर देखोगे बूढ़े लोगों में और बच्चों में ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोग साफ सफाई से नहीं रहते हैं। छोटे बच्चे हैं मिट्टी खा लेंगे, छोटे बच्चे हैं नाखून बड़ा होगा, बूढ़े लोग हैं साफ सफाई से नहीं रहेंगे, तो इन लोगों को बैक्टीरियल इंफेक्शन ज्यादा होता है, बैक्टीरिया जल्दी पकड़ लेता है। वास्तव में बैक्टीरियल इंफेक्शन होना एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी भी बात है, बैक्टीरियल इंफेक्शन होना बहुत अच्छी भी बात है, इंफेक्शन होना बहुत जरूरी भी है, ताकि मैंने पढ़ाया था एंटीबॉडी डेवलप होने में हमारे लिए सबसे सहयोगी कौन है, यही है। अगर बीमारी नहीं होगी तो एंटीबॉडी कैसे डेवलप करेगी, एंटीबॉडी मतलब सिपाही बंदूक लेकर तैयार करना, बताया था ना, तो जरूरी है बेटा। तो जीवाणु बैक्टीरियल इंफेक्शन समझ में आ गया, ये बहुत खतरनाक बीमारियां नहीं है, देख लो, लेकिन मौत इसमें भी होती है, इसका इलाज संभव है। लेकिन आते हैं विषाणु जनित, थोड़ा खतरनाक और आम बीमारियों से संबंधित चीजें हैं, ध्यान लगा लेना। अब इतना है, कैसे याद करोगे, तो याद करने का तरीका, जो खतरनाक बीमारी दिखे वो क्या हो जाएगा, विषाणु, और जो आम बीमारी है, होती रहती है, सही भी हो जाती है जल्दी, वह क्या है, जीवाणु जनित है, और बाकी का तो उतना कोई मतलब नहीं है। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, पोलियो पूरा शरीर खराब हो जाएगा, चेचक लग गया पूरे शरीर में, मस्तिष्क ज्वार, इंसेफ्लाइटिस, मौत, हमारे स्कूल की एक बच्ची मरी थी ना इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वार। ठीक है, और डेंगू, क्या, डेंगू और रेबीज, कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है। तो ये क्या हो गया बेटा, विषाणु जनित होता है, बहुत खतरनाक होता है। कुत्ते से काटने वाले बच्चे को देखो ना, कुत्ते जैसा भौंकने लगता है। तो ये सब बीमारियां खतरनाक हैं, जान रहे हो तुम लोग, ये विषाणु जनित है। ठीक है, शैवाल एल्गी कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को समझ लीजिए, थोड़ा पूछ सकता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी, ये कह देगा कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है बेटा, शैवाल का जो, जैसे शैवाल की अगर मोटी सी किताब लिखी गई है ना, तो ऊपर लिखा गया होगा फाइकोलॉजी,
जैसे पूरा इतिहास पढ़ो तो ऊपर क्या लिखा गया है, इतिहास, तो ऐसे ही क्या लिखा गया है, फाइकोलॉजी। ऐसे ही कवक के बारे में जो किताब लिखी जाएगी उसका अध्ययन को, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइक्रोलॉजी, ठीक है ना बेटा। और कवकों द्वारा सिंड्रोम रोग होते हैं, क्या होते हैं, मुझे मिला था किताब में लिख लिया, तुमसे नहीं पूछेगा, अब तुमसे यही 2 पूछेगा। आप कुछ अभी पढ़ा देंगे, कुछ पौधों में भी बीमारियां होती हैं उससे, तो इसको फाइकोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलॉजी। अभी एक एक करके थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ लेंगे। अब प्रोटोजोआ जनित बीमारी समझो, प्रोटोजोआ में क्या क्या, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ठीक है। तो देखो बेटा, अमीबा जो होता है, ये प्रश्न आया है तुम्हारी परीक्षा में, इसलिए मैंने नोट किया है। अमीबा जो है अपना भोजन कूटपादों द्वारा या पादाभ द्वारा ग्रहण करते हैं। कैसे भोजन करते हैं, प्रश्न दे देगा कि अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कूटपादों द्वारा। कैसे ग्रहण करते हैं, कूटपाद द्वारा। और हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आएगा। हाइड्रा किस प्रकार से, हाइड्रा कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, ऐसे होती है, ऐसे उठे रहते हैं, ठीक है, ऐसे रहते हैं। और यही को कहा जाता है क्या, स्पर्शक। क्या कहा जाता है। अब कोई कीड़ा उड़ते हुए आया ना, कोई कीड़ा उड़ते हुए आया ना, झट से पकड़ लेंगे सब, ऐसे को क्या कर लेंगे, इसी में लंबे समय तक रखें, उनसे पूरा रस निकाल लेंगे और अपना क्या करेंगे, पोषण करेंगे। समझ आया। और अमीबा कैसे चलते हैं, तो कूटपादों द्वारा। कैसे चलते हैं, तो इस प्रकार से समझ लेना, ये आता है प्रश्न, स्पर्शकों द्वारा, कूटपादों द्वारा। हाइड्रा कूटपादों द्वारा और हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा और अमीबा कूटपादों द्वारा। एक चीज और लिख लेना, पैरामीशियम सीलिया द्वारा। लिख लो तो बेटा, पैरामीशियम सीलिया द्वारा लिख लो तो, अगर आ गया तो, ठीक है। पैरामीशियम किसके द्वारा, सीलिया द्वारा। कोई दिक्कत। अब देखो प्रोटोजोआ जनित बीमारी, कई कई किताबों में देखो जुकाम और खांसी को ना बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे दिया है, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो देख लेना, कालाजार, अतिसार, जुखाम, खांसी, प्रोटोजोआ, ये क्या है, प्रोटोजोआ जनित भी रोग है, जीवाणु जनित भी रोग कहा जा सकता। कुछ बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं, ठीक है ना, तो उसको बस डिस्कस कर देते हैं, समझ लीजिए, सुन लीजिए। और कुछ और बातें हैं उसको बस डिस्कस कर देते हैं, और साइंस के पोर्शन में जो आपसे पूछा जा सकता है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, मलेरिया बीमारी है, और मलेरिया क्या होता है, दूषित जल भोजन के क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है। किससे काटने से होता है बेटा, मादा एनफिलीज के। किससे, मादा एनफिलीज के कारण मलेरिया होता है। इंसेफेलाइटिस या जापानी ज्वार, मस्तिष्क ज्वार या मस्तिष्क ज्वार, या कह दे जाए कि दिमाग की बुखार किसे कहते हैं, किसके काटने से होता है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूलेक्स मादा मच्छर। किसके कहता है, क्यूलेक्स मादा मच्छर। और ये क्यूलेक्स मादा मच्छर कौन सा वायरस छोड़ता है, फ्लेवी वायरस। कौन सा वायरस बेटा, फ्लेवी वायरस छोड़ देता है। और क्या होता है, हम इंसेफ्लाइटिस होता है, ज्वार, मस्तिष्क ज्वर हो जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है इससे, ठीक है। तो ये नोट कर लिया। अब आइए डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू मच्छर के काटने से ये भी होता है। ये कौन सी मादा मच्छर, एडीज। याद रखना, याद करने का तरीका देखो, डो यहां आया, नो डो यहां आया है, हर बार यही आता है। तो याद रखना, डो से डेंगू, डो से एडीज, डो से एडीज, यही डो आ रहा है केवल। इसी को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। मतलब इस बुखार में जानते हो क्या होता है, हड्डियां बहुत दर्द होती हैं, हड्डियां बहुत दर्द होती हैं। याद रखना, मलेरिया से रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। मलेरिया से क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। जापानी ज्वार मस्तिष्क, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क काम नहीं करेगा। और जानते हो जापानी ज्वार मस्तिष्क क्या होता है, मच्छर कहां होते हैं, चावल की जो खेती होती है ना, पानी सड़ता है, चावल दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, जानवर सुअर जो जाते हैं ना, जानवर उनको काटते हैं, वहां से हमारे शरीर में आते हैं, तो हमें यह बीमारी होती है। इसीलिए बरसात का जो मौसम होता है उसके बाद जो पानी सड़ता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। कहीं डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में, कूड़े में कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। सारी बीमारियों का जड़, और ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। अरे चलो जान गई, चलो जान गई, जान तो जाएगी जाएगा, जान बची तो भी बहुत पैसा लग जाता है, और हमारी थोड़ी समस्या के कारण, ठीक है बेटा। तो इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क, हमारी तंत्रिका तंत्र ही काम नहीं करती है। इंसेफ्लाइटिस में मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देती है। मलेरिया रक्त वाहिनियां, ठीक है, रक्त कोशिका प्रभावित हो जाती है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार है, लिख लो। पित्त ज्वार, पित्त, डेंगू मस्तिष्क, पित्त क्या, पित्त में होता है। और हाथी पांव, डेंगू एडीज, याद करने का तरीका बता दिया। और हाथी पांव, जिसमें देखते होंगे गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका क्या है, पैर बहुत मोटा होता है, उसको कहा जाता है हाथी पांव, फील पांव या फिर
फाइलेरिया। क्या कहा जाता है बेटा? ये कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो ब्यूलेक्स। किस मच्छर के? याद रखना, इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स मादा मच्छर और ये ब्यूलेक्स मादा मच्छर के काटने से क्या होता है? फाइलेरिया। हैजा देख लो, घरेलू मक्खी के काटने से। और याद रखना, सीसी मक्खी के काटने से नींद आती है। क्या आती है बेटा? नींद आती है। सीसी मक्खी लिख लो। और कुछ बस हम चर्चा कर देते हैं, अब सुन लेना है ना, और लिखते जाओ थोड़ा बस। याद रखो, जीवाणु और कवक जो होते हैं ना, वो अपघटक होते हैं। ये सब क्या है? अपघटक है। बैक्टीरिया जो अभी पढ़ा हमने पूरा छोड़ दो। टाइफाइड आंत की बुखार कहा जाता है। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग, दूषित जल पीने से होता है। क्षय रोग, टीबी जीवाणु जनित। फेफड़ा इसमें क्या होता है? हमारे लंग्स काम नहीं करते ना, क्या हो जाते हैं? हमारे लंग्स पे जाकर चिपक जाते हैं, ठीक है ना। टीबी में देखो ना, बलगम खांसते हैं लोग तो टीबी देखते हो ना, फैलता है। जीवाणु जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है? फैलता है। किसी को टीबी हुआ है तो वहां जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो मुंह से बोलेगा ना, तो उसके मुंह से जो भी बैक्टीरिया निकलेंगे वो वायु के कण पे बैठ के हमारे नाक के रास्ते से हमारे फेफड़े में चले जाएंगे और हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। विषाणु जनित रोग जो होता है इतनी आसानी से नहीं फैलता है, ठीक है। तो याद रखना, क्षय रोग, टीबी, फेफड़ा इससे खराब होता है और फेफड़े से संबंधित बीमारी है। टाइफाइड आंत से संबंधित बीमारी है। जापानी ज्वर समझ गए, लिख लो। चेचक कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? लिख लो, बैरियोला वायरस। चेचक के लिए कौन सी बीमारी, चेचक के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? बैरियोला वायरस। बस हम लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए। बैरियोला वायरस। डेंगू के लिए अर्बो वायरस, मस्ट इंपॉर्टेंट। डेंगू के लिए अर्बो वायरस, यही हमेशा पूछता है। एडीज मादा मच्छर के काटने से कौन सा वायरस छोड़ता है? अर्बो वायरस। नोट कर लो, अर्बो वायरस। कोई दिक्कत? अब कुछ बातें और लिख लो बेटा। कुछ पौधों में भी बीमारियां होती हैं, लिख लो। पौधों में बीमारियां। अच्छा ये बताओ, दाग, खाज, खुजली जो होता है ये कौन सी बीमारी है? कवक से संबंधित बीमारी है। कवक, फंगस। जितना खुजलाओगे उतना फैलता जाता है ना, फंगस बीमारी है। हाँ लिख लो। पौधों में सरसों का सफेद रस्ट, कवक। सरसों का पौधा देखे हो, उसमें सफेद सफेद का रस्ट लग जाता है, कवक संबंधित बीमारी है। कवक लग गया, फंगस संबंधी बीमारी। इसमें जनरली देखो, पौधों में एक बीमारी फंगस से जुड़ी ज्यादा बीमारी है, मतलब कवक जनित रोग ज्यादा होता है। कवक, फंगस, सरसों। गेहूं में गेरुई रोग, कवक द्वारा। गेरुई गेहूं में लगता है। कह देगा गेरुई रोग किसमें लगता है? गेहूं में। लिख लो। कंडुआ रोग, कंडुआ रोग गेहूं में लगता है, कवक से संबंधित बीमारी है, कवक जनित रोग है, गेहूं में ही होता है। लिख लो। अंगमारी रोग, अंगमारी रोग आलू में लगता है, आलू में, कवक संबंधित बीमारी है। देखो फंगस है। अगला लिखो। कैकर, सिस्ट्रिन, सिस्ट्रस कैकर, सिस्ट्रस, सिस्ट्रस कैंकर। नींबू में, किसमें? नींबू में लगता है। और यह जीवाणु, बैक्टीरियल इंफेक्शन है। क्या है बेटा? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं से होता है। कुछ विशेष जीवाणु के कारण नींबू में यह रोग लग जाता है, कैंकर रोग। क्या बेटा? पूछ देगा, कैंकर रोग नींबू में से किसमें लगता है? आम, नींबू, कटहल, ऐसे देख रहा, कुछ भी दे देगा। पढ़े रहोगे देखो, जब पढ़े रहोगे तो तुम्हें 3 विकल्प पढ़ने की जरूरत। जब तुम मान लो कोई आंसर आ रहा है ना, तो देखना उसका तीनों विकल्प ऐसा दिया रहेगा जिसका कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा। अगर तुम्हें आ रहा है तो, अब नहीं आ रहा है तो लगा ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे को आ रहा है तो 3 विकल्प ऐसा देगा ना, तो अरे यार पेपर बनाने वाला मूर्ख समझता है क्या हम लोग को? ठीक है, पढ़ने वालों के लिए एक विकल्प ही काफी होता है, और नहीं पढ़ने वालों के लिए, नहीं पढ़ने वालों के लिए 4 विकल्प दिया गया है। पढ़ने वाले को रहता तो देखिए विकल्प दिया जाता है। नहीं पढ़ने वालों के लिए कितना विकल्प दिया गया है? 4, ताकि वो गलती करे। क्या करे? ताकि वो गलती करे, उसका और दिमाग हम खराब कर दे। ठीक, लिख लो। नींबू में कैंकर रोग,
आलू, रिंग रॉट, रिंग रॉट जीवाणु जनित रोग है। रिंग रॉट कौन में, किस में लगता है? आलू में, बैक्टीरियल इंफेक्शन है। लिख लो। टिक्का रोग, मस्ट इंपॉर्टेंट, टिक्का रोग मूंगफली में लगता है बेटा। फंगस, कवक संबंधित बीमारी है, जो ऊपर लिखे थे गेहूं में भी, कवक फंगस बीमारी है। मूंगफली अभी हो है ना, मूंगफली खेतों में, मूंगफली में कौन सा रोग लगता है? टिक्का रोग। अगला लिखो, बहुत मस्त इंपॉर्टेंट, बहुत परीक्षा में आया हुआ है, मोजेक, मोजेक रोग, मोजेक, मोजेक लिख लो। मोजेक बीमारी विषाणु वायरस जनित बीमारी है। देखो पौधों में भी वायरस जनित बीमारी होती है। लिख लो। तंबाकू में, तंबाकू सुरती, देखो ना तंबाकू बहुत तरह का होता है। तुम्हारे यहाँ की तंबाकू कौन सी मेन है? सुरती, सुरती देखो ना, बहुत खतरनाक होता है, नहीं खाना चाहिए। मोजेक किस में होता है? तंबाकू में, मोजेक रोग, और ये बैक्टीरियल इंफेक्शन है बेटा, मोजेक। मस्त इंपॉर्टेंट कर लेना, टिक्का रोग, मोजेक रोग, कैंकर रोग, कंडुआ रोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो। लाल अपक्षय, गन्ना देखे हो, गन्ना में लाल लाल हो जाता है, लिख लो। लाल अपक्षय रोग गन्ना में होता है, कवक संबंधित बीमारी है। तो ये बीमारियां थी। और लिख लो। पत्तियों का जो रंग बदलता है, विषाणु जनित रोग है। आलू की और रोग लिख लो, जीवाणु जनित रोग। सैथिल रोग या सैथिल रोग, कोई रिंग रोग कहा जाता है, रिंग रोग में लिखवाए, रिंग रोग लिखवाए ना आलू में। और धान में लिखवाए थे अंगमारी रोग, गेहूं में टुंडू रोग। क्या गेहूं में और क्या आंसर हो? टुंडू। कोई दिक्कत किसी को? ये रोग है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंकर, कंडुआ, गन्ने का लाल अपक्षय, टिक्का रोग, मोजेक रोग मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तंबाकू में होता है, ठीक है। और बहुत सारी बीमारियां जानते हो, ये तुम लोग सर्च करके आना, इसीलिए आया था। सब व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? कपास में कौन सी बीमारी होती है? कपास में, इसीलिए बीटी कपास आया मेरे बच्चों, बीटी कपास। बीटी कल्चर किससे संबंधित है? बीटी कल्चर कपास से संबंधित है मेरे लाल। एपी कल्चर, पीसी कल्चर, बीटी कल्चर है ना। एपी कल्चर अंगूर, पीसी कल्चर मछली, बीटी कल्चर रेशम। अब बीटी कल्चर क्या है? कपास से संबंधित है बेटा। कपास में इतनी बीमारियां हो रही थी, इसीलिए उसमें क्या किया गया? उसके बीज के डीएनए में क्या किया गया? उसमें दवा का उपयोग किया गया, जिससे उन कपास से संबंधित बीमारियों को खत्म किया गया। अब देखते होगे, अब छिड़काव नहीं करते हो, लेकिन अब बीज में ही ऐसी चीजें मिला दी गई हैं कि वह उस पर कोई भी कीड़े अब नहीं लगते हैं। अब धीरे धीरे साइंस हमारा आगे बढ़ रहा है। तो आज ढूंढ लेना आप लोग कि कपास में कौन सा रोग होता है, इसीलिए बीटी कल्चर लाया गया था। कोई दिक्कत? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो पीसी कल्चर ये सब कर लोगे। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? फसल उत्पादन। नीली क्रांति, पीली क्रांति, और अंडा उत्पादन किससे संबंधित है? किस क्रांति से? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? और अंडा वाला। अच्छा ये बताओ, दूध, फ्लड रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, ये सब दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक और विश्व में नॉर्मन बोरला। कैसे याद करोगे? देखो हरित क्रांति मतलब खेती, खेती में कैसे करोगे? बोरिंग लगे रहेगा तभी ना, तब बोरिंग लगाओ, बोरला। दुग्ध उत्पादन, दूध समझ लो कि दूध तुम्हारे है, क्या नाम है, कुरियन साहब ने, है ना, दूध कुरियन साहब, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये कर ले जाओगे, बहुत आम सा सवाल है, हमें याद करने का तरीका। अब कुछ बातें और लिख लो बेटा, थोड़ा और बातें लिख लीजिए। तो कुछ जीवाणु देखो सहायक जीवाणु होते हैं, लिख लो। तो लिख लो मित्र जीवाणु, लिख लो। लिख लो मित्र सूक्ष्म जीव। मित्र सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? लिख लो। मित्र सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी होते हैं, विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। दही लैक्टोबैसिलस से,
दही के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से क्या बनता है? दही। दूध से दही कैसे बनता है? अरे यार, दूध में लैक्टिक एसिड है और दूध से दही कैसे बना? दूध से दही कैसे बना? लैक्टोबैसिलस। जोरन डालते हो ना, वो जोरन है क्या? वही है, जीवाणु है, लिख लो। और दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कीटदवन। क्या कहा जाता है? कीटदवन। याद रखना बेटा, लुईस पास्चर ने ही किया था। पास्चुरीकरण मेथड द्वारा क्या किया जाता है? दूध को लंबे समय तक सही रखा जाता है। लुईस पास्चर, उन्होंने खोज किया था, लुईस पास्चर, लिख लो। तो लैक्टोबैसिलस ब्रेड केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके प्राचीन काल में अल्कोहल बनाया जाता था, शराब। सूक्ष्म जीव मृदा उर्वरकता को वृद्धि करते हैं। राइजोबियम, लिख लो, राइजोबियम, राइजोबियम, इजेप्टोबैक्टर, लिख लो बेटा। क्लास्ट्रेडियम, तुमसे इतना नहीं पूछेगा, क्लास्ट्रेडियम, राइजोबियम, इजेप्टोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम और साइनोबैक्टीरिया, जानते हो ना? ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल, ये सभी क्या है? यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हमारे वायुमंडल से नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं। पकड़ लिया, जमीन में दबा दिया और क्या कर दिया? नाइट्रेट बना देते हैं और फसलों को पोषण देते हैं और उन्हीं फसलों को हम खाते हैं। हमारे शरीर में नाइट्रोजन कैसे आया? इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये नहीं होते दुनिया में ना, किसी की ताकत नहीं। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, कह दो कि नाइट्रोजन को फिक्स करके दिखा दे, नहीं कर पाएगा। ये बेचारे छोटे छोटे जीव करते हैं। इसीलिए कहा गया है अहिंसा परमो, जीवों को भी मत मारो, छोटे जीवों को भी मत मारो। सब कुछ ना कुछ कर रहा है। जिसे तुम देख रहे हो वो भी कुछ कर रहा है, जिसे नहीं देख पा रहे हो वो भी कुछ कर रहा है। हो गया बेटा? अगला लिखो। लैक्टोबैसिलस जीवाणु समझ में आ गया। ईस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कीटवन हो गया, लिख लो। और एंटीबायोटिक औषधि कौन कौन से हैं? एंटीबायोटिक औषधि लिख लो थोड़ा। तो एंटीबायोटिक औषधि प्रतिजैवी, जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है या खत्म कर देती है। एंटीबायोटिक खाते हो ना, कोई बुखार हो जाता है तो एंटीबायोटिक दवा मिलता है ना, ये क्या करता है? जीवाणुओं की वृद्धि को, बैक्टीरियल इंफेक्शन को रोकेगा या बैक्टीरिया को पूरी तरह से क्या कर देगा? खत्म कर देगा। लिख लो पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज ऐसे याद कर लो, फ्लेमिंग, पेंसिल से फ्लेम कर दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन कवक से बनता है। किससे बनता है बेटा? पेंसिलिन, लिख लो। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है? प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक औषधि हैं, दवाएं हैं ये बेटा। पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन दवा आती है, पता है ना, जीवाणुओं से बना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेंसिलिन की खोज की थी। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण जिंक करता है। कौन करता है? बाकी सब चीज है। ये हो गया आपका। और बातें थोड़ा लिख लो, थोड़ा और बातें लिख लो। और लिख लो, एजोला एक जलीय फर्म है, लिख लो। जैव उर्वरक है। जैसे बताया ना कि लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? लाइकेन से क्या होता है? लिटमस पेपर तैयार हुआ। लाइकेन क्या है? इंडिकेटर है बेटा। ये वो प्रदूषक है, प्रदूषण का इंडिकेटर है। अगर वायुमंडल में प्रदूषण हो रहा है तो लाइकेन बता देता है, ठीक है? तो लाइकेन क्या है? ये भी एक सूक्ष्म जीव है, मरने लगते हैं। लाइकेन के डेड होने से पता चल जाएगा कि हमारे वायुमंडल में क्या है? सल्फर की मात्रा बढ़ गई है। इसी तरह होता है एजोल, जलीय फर्म होता है, यह जैव उर्वरक है, ठीक है ना? जलीय फर्म पूछ देगा बस ऐसे ही। एजोल क्या है? जलीय फर्म, लिख लो। ठंडे पानी में उगता है, लिख लो। फफूंद से पेंसिलिन नामक औषधि तैयार होती है, कवक बताया था ना, ठीक है? और टेट्रोमाइसिन, ये सब, इजेथ्रोमाइसिन, ये सब जीवाणु। किसे? जीवाणु, लिख लीजिए।
पिछली बार का एक क्वेश्चन आया है, जीवाणु से स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक औषधि तैयार होती है। पिछली बार क्वेश्चन आया है, लिख लो। शैवाल से क्लोरेलिन नामक औषधि तैयार होती है। शैवालों से लिख लो, क्लोरेलिन, क्लोरेलिन नामक औषधि किससे तैयार होती है? शैवाल से। हमने बैक्टीरिया से भी बता दिया और फफूद से भी बता दिया। फफूद से पेनिसिलिन, बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन। पिछली बार आया एमएस में। जीवाणु से स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा तैयार की जाती है या औषधि। शैवाल से क्लोरेलिन नामक, राइजोबियम, इजिप्टोबैक्टर, ये सब क्या है? जीवाणु मृदा उर्वरक बनाते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? दूध में किण्वन रोकने के लिए कौन सा विधि अपनाते हैं? पाश्चुरीकरण। देखते हो ना, दूध का पैकेट आता है ना, उसको पाश्चुरीकरण किया जाता है। एक बड़े टेम्परेचर पर ले जाया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? पैक किया जाता है, फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक रहे, फटे नहीं। इसी को बोला जाता है पाश्चुरीकरण। लुईस पास्चर ने किया था। कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया आपका। अब कुछ और आ जाओ, नोट कर लो थोड़ा। 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए दूध को गर्म किया जाता है और एकाएक ठंडा कर कर इसको पैक कर दिया जाता है। ठीक है ना? इसी को कहा जाता है। लिख लो बेटा। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। नीली हरी शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्वीकरण करते हैं, बता ही दिया। हाँ, एड्स का उपचार कैसे करते हैं? AZT लिख लो। एड्स का उपचार, एड्स के मतलब पहचान कैसे किया जाता है? टेस्टिंग। उपचार के लिए AZT टीका लगाया जाता है या औषधि का प्रयोग किया जाता है। लिख लो। कुछ जीवाणुओं के बारे में समझ लो। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहाल ने। लिख लो। जीवाणुओं के अध्ययन जो सबसे पहले लिखे तो लिख लो, साइजोमाइसिस्ट। तुम्हारी किताब का है ये। और प्रश्न आया है, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहाल। परंतु बर्ग ने जीवाणु का नाम दिया था। ठीक है, खोजा ल्यूवेनहाल ने, लेकिन नाम जीवाणु किसने रखा? एरनबर्ग। अब ये तुमसे नहीं पूछेगा कि सबसे छोटा जीवाणु डायलिस्टर और सबसे बड़ा जीवाणु बिगियाटो मिराविलिस, ये नहीं पूछेगा। जीवाणु का जीवद्रव्य कला, प्रोटीन और ये छोड़ दो, कृत्रिम संश्लेषण, ये नहीं पूछेगा। जीवाणु जनित रोग, निमोनिया, टिटनेस, क्षय रोग, टाइफाइड, हैजा, काला खांसी, प्लेग। ठीक है ना? हाँ, लिख लो। टीबी के समय में BCG का टीका लगता है। लिख लो, BCG। जीवाणु जनित रोगों के लिए वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन। जीवाणु जनित रोगों के लिए कौन सा टीका लगता है? वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन। और BCG टीका किसके लिए लगता है? टीबी के लिए। एड्स के लिए तो जानते हो HIV। कौन सा वायरस है? HIV। अब एड्स का पूरा नाम तुम हमें कल बताओगे। कोई बताएगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, HIV। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? चलो थोड़ा पूछ लेते हैं दिवस के बारे में तुमसे। पूछ, हालांकि पर्यावरण में, पर्यावरण दिवस, ओजोन दिवस, संविधान दिवस, शौचालय दिवस, हिंदी दिवस, 14 क्या? बहुत बढ़िया। चलो, बाल दिवस, गणतंत्रता दिवस, ओजोन दिवस, 16। अब एक बता दो, हम मान जाएंगे कि चलो, हमें एक बस बता दो, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। चलो ठीक है, चलो बढ़िया है, इतने में से आना। अच्छा, एक और बता दो, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। ठीक, बहुत बढ़िया, इतना पर्याप्त है। ठीक है, और यही पूछे। अच्छा, ये बता दो, जैव विविधता दिवस, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? सॉरी, जैव विविधता नहीं, वेटलैंड डे। नोट कर लो, हमें बताओगे। वेटलैंड डे सर्च करना। टाइगर दिवस, टाइगर डे, बाघ दिवस जुलाई में है, बाघ दिवस। ये दोनों हमें तुम बताओगे। ठीक है? नो, क्या 22 जुलाई?
वेटलैंड डे। 29 जुलाई टाइगर दिवस, ठीक है बेटा। और फरवरी में वेटलैंड डे पड़ता है, अब नोट ही कर लो, अब बता ही दे रहे हैं, लिख लो वेटलैंड डे। अब भारत में 14 फरवरी को टाइगर दिवस मनाया जाता है, याद रखना। 2 फरवरी को वेटलैंड डे। तो अब मैं बता भी दूं, मानव अधिकार दिवस पूछा जा सकता है, या फिर संविधान दिवस पूछा जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछा जा सकता है, ओजोन परत दिवस पूछा जा सकता है, ठीक है। अब गांधी जयंती तो नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। लेकिन हाँ ये बता परीक्षा कब है, नवंबर में है ना। तो अच्छा ये बताओ, बाल दिवस पूछ देगा, बाल दिवस और आस पास का जरूर पूछेगा, क्योंकि 10 को परीक्षा है, बच्चे को पता होना चाहिए। चलो, शौचालय दिवस पूछता है। अल्जाइमर रोग क्या होता है, भूलने का रोग होता है, मस्तिष्क से संबंधित। लिख लो तो बेटा, थोड़ा मस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, कवक, कवकों के बारे में लिख लो। थैलोफाइट्स वर्ग के कवकों का लाल फफूंद छोड़ दो, कवक छोड़ दो। लिखो शैवाल, शैवाल हेडिंग दो। काई, काई कहा जाता है, काई बैठा होता है ना, देखो ना शैवाल, पानी की टंकी में बैठ जाते हैं, काई लिख लो। चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है, लिखो लिथोफाइट। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, पूछ देगा, लिथोफाइट। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहे जाते हैं, लिथोफाइट्स, लिखो। बर्फ में, बर्फ के क्षेत्रों में क्रिप्टोफाइट, मस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिप्टोफाइट्स। लिथोफाइट्स किसमें होते हैं, बर्फ, पहाड़ों पर, पहाड़ पे जो घास उगते हैं ना, अब बर्फ में क्रिप्टोफाइट। देखो नो, सारगास, सारगासम, सारगोस शैवाल का कृत्रिम रेशम बनाया जाता है। और सारगोस सागर है, सारगोस सागर को ही क्या कहा जाता है, बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आया। जब कभी तुम अच्छा से पेपर दे लो तो पढ़ाएंगे पूरा, पूरा बढ़िया से। ये आएगा नहीं, लिख लीजिए। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया का ये हो गया। आयोडीन भूरी शैवाल से प्राप्त करते हैं बेटा, लिख दो तो। आयोडीन भूरी शैवाल से प्राप्त होता है, आया है तुम्हारे, शैवाल से क्या पाते हैं, तो आयोडीन, लिख लो। कोई दिक्कत, थोड़ा और लिख लो। लिथोफाइट्स कहां पे उगते हैं बेटा, पहाड़ों पर, ये होता है, लिख लो। जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स कहां उगते हैं, लिख लो, मरुस्थल में, मरुस्थल में। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स लिख लो, जस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। लिथोफाइट पहाड़ों पर होता है, ठीक है। क्रेप्टोफाइट बर्फ में, जीरोफाइट मरुस्थल में, और हेलोफाइट जल में, ठीक है। ये नोट कर